Hey guys, I welcome you all in today's lecture. बेटा आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में मास परसेंटेज की बात करेंगे और इसके आगे के कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक बेटा इसमें मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। मैं एटॉमिक वेट क्या होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या है, मिक्सर्स कितने तरीके का होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट क्या होता है ना, मोलर मास क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। उसके बेस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया था मोल्स के बेस पे, ठीक है। अभी हम लोग आज बात करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या निकालने वाला हूँ बेटा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो मास परसेंटेज क्या होता है? इट इज द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। बेटा मास परसेंटेज जैसे सोचो, मान लो आप लोगों के पास में वाटर मॉलिक्यूल है। आप वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, इट इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, मोलर मास इंटू 100। एटॉमिक क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर वेट मैं बोलूंगा 2 × 1/18 × 100, ठीक है। सिमिलरली अगर निकाले मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1 × 16, मॉलिकुलर वेट 18 × 100, ठीक है ना। सिमिलरली मानो आप लोगों के पास में एक मॉलिक्यूल है दैट इज H2SO4। इस H2SO4 के अंदर आपको मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 × 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट दैट इज 98 × 100, ठीक है। आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा बेटा, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ सल्फर दैट इज 1 × 32 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 100, ठीक है ना। सिमिलरली आप लोग अगर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, वो क्या होगा बेटा, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 4 × 16 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 100, ठीक है ना। हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज। समझ आया मैं क्या बोला? चलिए, अगर जनरल तरीके से हम लोग इसको देखें तो H2SO4 के अंदर मैंने हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट किया है। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, दैट इज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू 100, ठीक है। सल्फर का हम लोग बात करें तो क्या है बेटा, इट इज इंडेक्स ऑफ सल्फर इनटू इट्स एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू 100, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, आप बोलेंगे इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू 100, ठीक है ना। ये जो 214 है, ये क्या है बेटा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO4, ठीक है। तो इन जनरल क्या होगा, इंडेक्स इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू 100। मान के चलो तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल है दैट इज ऑफ AXBY टाइप। हमारे पास में क्या है, एक मॉलिक्यूल कौन से टाइप का, AXBY टाइप का, ठीक है। आपको इस AXBY टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर मास परसेंटेज ऑफ A निकालना है, ठीक है ना। मास परसेंटेज ऑफ A क्या होगा, इंडेक्स ऑफ A इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ AXBY इंटू 100। सिमिलरली अगर आप लोग इसके अंदर निकालना चाहें मास परसेंटेज ऑफ B, वो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ B, एटॉमिक वेट ऑफ B डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ AXBY इंटू 100, ठीक है बेटा। ये जनरल फॉर्म है। हम लोग इससे किसी का भी क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मास परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है। ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि आपको H2SO4 दे दिया और उससे पूछे कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, सल्फर कितना है, हाइड्रोजन कितना है। ऐसा क्वेश्चन तो बेटा पूछेगा नहीं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मैमल्स कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 0.33% ऑफ आयरन बाय मास। कैलकुलेट the molecular mass of the hemoglobin is 67200. The number of iron atoms in each molecule of hemoglobin है। बड़ा क्या बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है
हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 67200। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का कितना एटम होगा, ठीक है। तो हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, मास परसेंटेज, क्योंकि मास परसेंटेज ऑफ आयरन हम लोगों को गिवन है दैट इज 0.33% बाई मास, ठीक है। तो बेटा हीमोग्लोबिन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा बेटा, आयरन, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। आयरन का एटम कितना है हीमोग्लोबिन के अंदर, कितना एटम होगा ये भी नहीं पता बेटा, एक्स मान लेते हैं। चलिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में है हीमोग्लोबिन के बारे में कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आयरन का एक्स एटम है। मैं आपसे पूछूं इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मास परसेंटेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बेटा मास परसेंटेज, क्या होगा, इंडेक्स ऑफ आयरन इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, यही होगा ना मास परसेंटेज। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या होगा, इंडेक्स ऑफ आयरन इंटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 100, यही मास परसेंटेज है, एंड दैट इज 0.33। कितना परसेंटेज है बेटा आयरन का, 0.33%। तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, y निकाल लेंगे। y विल बी इक्वल्स टू 0.33 इंटू 672 अपॉन 56। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट 3.96 विच इज नियरली 4। तो अब बोलेंगे 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अप्रॉक्सीमेटली 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन था मास परसेंटेज का, उसी के बेस पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन इज इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाई मास, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। क्या बोल रहा है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाई मास। इंसुलिन के अंदर क्या है बेटा, 3.4% सल्फर है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन क्या होगा। क्या बोला गया है बेटा, दिया है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा बेटा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा है, मिनिमम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो मिनिमम होंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स आर मिनिमम। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, इट इज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एटम कितना हो सकता है, आपसे पूछे किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एटम कितना होगा, दैट इज 1, ठीक है। तो अगर आपसे कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आप सीधा सा समझेंगे कि वहां पे नंबर ऑफ एटम्स आपको कितना लेना है, 1, जिस भी कंसर्न एटम की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सल्फर की, तो हम लोग सल्फर का बेटा एटम कितना लेके चलेंगे, 1 एटम ऑफ सल्फर लेंगे और उसकी हल से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आपको इंसुलिन भी नहीं पता क्या होता है, इतना पता है कि इंसुलिन के अंदर क्या होता है, सल्फर का एटम होता है, और वो सल्फर का एटम कितना है, इसके अंदर 1 एटम। क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की, तो हम लोग बोलेंगे सल्फर का एटम कितना होगा बेटा, दैट इज 1। अभी इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपसे पूछे कि मास परसेंटेज का रिलेशन लिखिए, तो क्या बोलेंगे बेटा, मास परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 100। यही होगा ना बेटा मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, और ये कितना दिया है, दैट इज 3.4%। तो बेटा आप लोग सारा इंफॉर्मेशन इसमें रख दी जो आपको पता है। 1 इंटू एटोमिक वेट कितना होता है, 32, डिवाइडेड बाई क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 3.4। बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, दैट इज 32 इंटू 100 अपॉन 3.4, ठीक है बेटा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 941.17। कितना मिलेगा ना, 941.17, ठीक है ना, विच इज नियरली इक्वल्स टू 941। हम लोग बोलेंगे कि
मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज 941। ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ से एक चीज जो समझने वाली थी वो ये था कि अगर कभी भी आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेगा तो आप लोग जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको कितना पुट करेंगे, 1 आपको पुट करना है। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मास परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42.5%। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। क्या बोला बेटा, एक सैंपल है यूरिया का, उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है दैट इज 42.5%। पूछ रहा है कि उस सैंपल का परसेंटेज प्योरिटी क्या है। परसेंटेज प्योरिटी पूछने का मतलब क्या है कि जो सैंपल होगा वो इम्प्योर रहा होगा। सैंपल कैसा होगा बेटा, इम्प्योर सैंपल होगा। इम्प्योर सैंपल मतलब उसमें कुछ ना कुछ यूरिया के साथ में कुछ और भी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हम लोगों के पास में एक सैंपल है बेटा, लेट कर लेते हैं ये सैंपल है वो कितना है बेटा, वो 100 ग्राम का। ठीक है ना, यूरिया प्लस इम्प्योरिटी मिला के कितना है, 100 ग्राम। इसके अंदर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो बोलेंगे दैट इज 42.5 ग्राम। कितना है बेटा, 42.5 ग्राम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। ठीक है, करेक्ट। आपसे पूछे बेटा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, आप बोलेंगे दैट इज 42.5 डिवाइडेड बाई 14, ऐसे होगा। चलिए, आपको पता है यूरिया क्या होता है बेटा, NH2CO NH2। क्वेश्चन में गिवन है फॉर्मूला NH2CO NH2। एक मोल यूरिया के अंदर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 2। यूरिया का 1 मोल तो नाइट्रोजन का मोल कितना बेटा, 2। यूरिया का अगर 2 मोल तो नाइट्रोजन का मोल कितना बेटा, 4। क्लियर ना। नाइट्रोजन का मोल 10 तो यूरिया का मोल कितना होगा, आप बोलेंगे 5। नाइट्रोजन का मोल कितना 10 तो यूरिया का कितना होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, या मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2 टाइम्स द मोल्स ऑफ यूरिया। बेटा एक नाइट्रोजन एक यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का कितना एटम, 2 ना। तो जो यूरिया का मोल अगर 1 आएगा तो नाइट्रोजन का कितना होगा, 2। उल्टा ही मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन का अगर 2 है तो यूरिया का कितना होगा, 1। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहां से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा, दैट इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। चलिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके पास में है तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 42.5 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1/2। आपको बेटा मोल्स मिल गया। आपको पता है मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना होगा बेटा, मोल्स इनटू मोलर मास। क्लियर। तो अगर आपको निकालना है कि मास ऑफ यूरिया कितना है इन द सैंपल, तो आप लोग विद द मोल्स, विद द हेल्प ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। आप लोगों को मोल्स तो पता ही चल गया। ठीक है ना। तो मास ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 42.5 अपॉन 28 इंटू NH2CO NH2 का मोलर मास कितना होगा बेटा। अब निकालेंगे NH2CO NH2 का, तो 2 नाइट्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, और 4 बेटा कितना है, हाइड्रोजन। ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट इट एट 60। बेटा कितना है, 60। तो इंटू 60 हम लोग कर लेते हैं, और 60 करेंगे तो यू विल गेट 91.06 ग्राम। कितना आएगा बेटा, दिस इज 91.06 ग्राम। ठीक है। आपसे पूछो परसेंटेज प्योरिटी कितना है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है बेटा, परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, मास ऑफ यूरिया। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। तो टोटल मास ऑफ सैंपल हमारे पास में कितना है बेटा, 100 है। 100 से 100 गया तो जो मास ऑफ यूरिया है वही क्या है बेटा, परसेंटेज प्योरिटी भी है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो गया, परसेंटेज प्योरिटी दैट इज 91.06%। क्लियर।
समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज 91.06%। ठीक है, चलिए बेटा एक और मैं बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स इसको करने का कोशिश करूंगा, उसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी हम लोग इतना कुछ ना करके बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे? अभी ये सोचिए कि बेटा जो यूरिया होता है वो क्या होता है, मेथड 2 में बात कर रहा हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक आप लोग इसको मान लीजिएगा। ठीक है ना, आपको पता है यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, अगर मेरे पास में यूरिया प्योर होता तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होता? दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 14/60 इंटू 100, दैट इज 46.67%। अगर नाइट यूरिया प्योर होता, ठीक से सुनिएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, अगर यूरिया प्योर होता तो उसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता बेटा, 46.67%। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में है कितना बेटा, दैट इज 42.5%। देखिए सर, इम्प्योर है तो ये है, टोटल इतना होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा बेटा, परसेंटेज प्योरिटी होगा 42.5 जितना है अपॉन टोटल इंटू 100। यस और नो? ऐसे निकाले ना कि अभी हमारे पास में कितना मास है, टोटल कितना होना चाहिए इंटू 100, वही क्या होगा परसेंटेज प्योरिटी। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 91.06। थोड़ा दोनों तरीके से आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा आसान तरीका है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बट अगर प्योर यूरिया होता तो उसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज होना चाहिए था 46.67%। ठीक है ना, अभी आप सोचिए कि टोटल अगर 46.67 होता, टोटल कितना है 46.67 होता अगर वो प्योर होता तो, लेकिन है कितना 42.5 है। तो इम्प्योरिटी कितना होगा, जितना अभी है इंटू कितना होना चाहिए था इंटू 100, डिवाइडेड 42.5 अपॉन 46.67 इंटू 100। ठीक है ना, यानी अभी जितना है अपॉन कितना होना चाहिए था इंटू का कर लेंगे हम लोग 100 से, तो भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगा आसानी से। ठीक है बेटा, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी किसके बेस पे किए हैं, मास परसेंटेज के बेस पे। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे टुवर्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं अभी क्या डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बेसिक लॉज है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये वाला, तो हम लोग उसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा, ये किसने दिया था, लैवोसियर ने। क्या बोलता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कंजर्व। अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जो टोटल मास होता है वो कैसा रहता है बेटा, वो रिमेन्स कंजर्व, वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया कि मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है ना, क्या बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है ना, नहीं कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो स्टार्टिंग में जितना मास लेके चले थे, रिएक्शन को खत्म होने के बाद में भी मास कैसा रहता है बेटा, रिमेन्स से। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में कोई भी रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में मास कितना होगा, हाइड्रोजन कितना लिया गया है, 4 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितना लिया गया है बेटा, 32 ग्राम। तो बेटा मास बिफोर रिएक्शन कितना होगा बेटा, 36 ग्राम। मास बिफोर रिएक्शन कितना है, 36 ग्राम है। मास आफ्टर द रिएक्शन कितना होने वाला है बेटा, दैट इज 2 इंटू 18, दैट इज ऑल्सो 36 ग्राम। तो मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए, चाहे वो 100% कंप्लीट होता है नहीं होता है, ठीक है ना, तो आप कोई भी रिएक्शन उठाएंगे उस किसी भी रिएक्शन में मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए
ऐसा किसने बोला था? लेवोशियर ने। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। सेकेंड लॉ भी हम लोगों के पास में है क्या? दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्राउस्ट ने दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव द कांस्टेंट कंपोजिशन irrespective of their method of preparation of source, irrespective to their method of preparation और source। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हम लोगों के पास में है तो जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा रहता है बेटा? दैट रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे आप लोगों ने उसको किसी भी मेथड से बनाया है या किसी भी सोर्स से उसको लिया है। जैसे मान के चलो आप लोग वाटर की बात करते हैं, वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1। एटम्स का रेशियो। मास का रेशियो कितना है? 2:16, दैट इज 1:8। ये किसका रेशियो बेटा? मास का रेशियो। ये किसका रेशियो मैंने निकाला? एटम्स का रेशियो निकाला। ठीक है ना? किसका रेशियो? एटम्स का और मास का रेशियो मैंने निकाला है। एटम्स का रेशियो इज 2:1, मास का रेशियो कितना है? 1:8। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि वाटर को आप किसी भी सोर्स से लीजिए, किसी भी मेथड से आप लोग बना लीजिए, लेकिन जो वाटर का कंपोजिशन रहेगा दैट विल रिमेन सेम। वाटर का कंपोजिशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सोर्स मतलब आपने एक तो वाटर बनाने का तरीका हो सकता है, आपने H2 प्लस O2 का रिएक्शन कराया तो वाटर बना लिया, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो? आप लोगों ने CH4 का रिएक्शन कराया, किसके साथ में बेटा? ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना? CO2 प्लस वाटर। इसमें भी वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वाला वाटर और ये वाला वाटर दोनों का कंपोजिशन कैसा होगा? सेम। दोनों का सोर्स अलग अलग है, दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है, लेकिन दोनों का कंपोजिशन कैसा रहेगा? सेम। ठीक है, मैं और भी रिएक्शन लिख सकता हूँ। मान के चलो तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास में अल्कोहल है CH3 CH2H। तुमने इसको हीट कर दिया H प्लस की प्रेजेंस में, एल्कीन बना। प्लस क्या निकला? यहाँ से ही वाटर निकला। तो ये वाला जो वाटर निकलेगा उसका भी कंपोजिशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो मैंने 3 सोर्स अभी आप लोगों के सामने लिखे, तीनों सोर्स से मिलने वाला वाटर का कंपोजिशन कैसा होगा? सेम। इसमें वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना रहेगा? 1:8 इन ऑल द 3। तीनों में ही ऐसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। एटम्स का रेशियो कितना रहेगा? सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन कैसा रहता है? दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा? चलिए नेक्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बेटा? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ, देखो बेटा, when an element combines with the fixed mass of another element to form one or more compounds, then the element which combines with the fixed mass of another bears a simple whole number ratio by mass, bears a simple whole number ratio by mass। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला था कि जब कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? जब दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या करते हैं बेटा? दे फॉर्म्स वन और मोर कंपाउंड। ठीक है ना? तो वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, देन द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर, वो एलिमेंट जो क्या करता है बेटा? दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, उसका मास का रेशियो कैसा होता है बेटा? दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। ठीक है, चलो एग्जांपल कैसे थोड़ा समझते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि दो एलिमेंट रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। तो एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करेगा उसका रेशियो कैसा होता है बेटा? सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास होता है। जैसे मान के चलो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं बेटा? CO2 बनाते हैं। ठीक है ना? और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO भी बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा आप लोगों ने, CO2 बना दिया। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के आपने क्या बना दिया? CO। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ठीक है ना?
तो आपने पहला रिएक्शन लिखा C+O2 गिविंग CO2, दूसरा रिएक्शन लिखा C+½ O2 गिविंग CO। आप देख रहे हैं पहले वाले कंपाउंड में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का किससे हो रहा है बेटा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, यस और नो। बट ऑक्सीजन का हम लोग ऊपर कितने से करवाए, ऑक्सीजन का 12 ग्राम कार्बन से, यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन का 12 ग्राम कार्बन से, 15 कि नहीं। तो यहाँ पे मास किसका फिक्स है, कार्बन का। किसका मास चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो किसका रेशियो आप लोग निकालेंगे, ऑक्सीजन के मास का, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। और ऑक्सीजन का रेशियो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 32:16, दैट इज 2:1। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है उसका रेशियो कैसा होता है, इज सिंपल होल नंबर रेशियो बाई मास। तो ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीजन का रेशियो कैसा होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए बाई मास, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक तो H2O बनाता है और एक H2O2, ठीक है सर। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 4 ग्राम और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोगों ने क्या किया बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया है। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से रिएक्शन कर रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन का रेशियो मस्ट बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना है बेटा, दैट इज 4:2, दैट इज 2:1 ऑल्सो, ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है ना। तो यही क्या है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर दो एलिमेंट मिलके मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करेगा दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाई मास, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लॉ की हम लोग तरफ चलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, रिचर ने। इसको थोड़ा सा सही से समझने का कोशिश करना बेटा। इन्होंने क्या बोला, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद डेफिनेट मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। समझ में आ रहा था, दो एलिमेंट क्या करेंगे बेटा, एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करेंगे, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, उनके जो मास का रेशियो होगा जिस रेशियो में वो रिएक्शन करते हैं, इज ईदर सेम और द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। समझ में आया मैं क्या बोला, उनके जो मास का रेशियो होगा वो कैसा होगा, तो सेम होगा या उसका मल्टीपल होगा। किसका बेटा, जब वो आपस में रिएक्शन करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी समझ नहीं आया होगा, थोड़ा एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटा। हमारे पास में क्या है, मान लो 3 एलिमेंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये आपस में रिएक्शन करके बेटा 3 कंपाउंड बनाते हैं, एक बनाता है ए बी, एक बनाता है बी सी और एक बनता है ए सी, ठीक है बेटा। क्या क्या बना, ए बी सी और ए सी, ठीक है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ए और सी, कौन बेटा, ए और सी बी के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करते हैं, अगर ए और सी बी के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करे तो जो ए और सी का रेशियो यहां से आएगा, इन दोनों से, ए और सी का रेशियो इन दोनों से आएगा बेटा, वो रेशियो इस जो हम लोगों ने ए और सी ने मिलकर कंपाउंड बनाया ए सी, या तो इस कंपाउंड में जो ए और सी का रेशियो होगा उसके बिल्कुल सेम होगा या इसका मल्टीपल होगा। समझ में आया मैं क्या बोला, फिर से एक बार देखते बेटा। इन्होंने क्या बोला है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद डेफिनेट मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, ठीक है ना। मैं भी क्या बोल रहा हूं कि ए और सी बी के डेफिनेट मास से अगर रिएक्शन करता है तो then the ratio of their masses is in which they do so, but a ratio of mass जिसमें वो कंबाइन करते हैं इज द सेम
और द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस रेशियो में ए और सी बी के साथ में रिएक्शन करेंगे, वो रेशियो या तो कंपाउंड ए और सी में जो इनका रेशियो होगा उसके बिल्कुल जैसा होगा, या इसका कोई मल्टीपल हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों के सामने मैंने लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर CH4 CO2 और H2 बनाते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाते हैं बेटा? CH4 H2 एंड CO2। CH4 में बेटा कार्बन कितना है? 12 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना है बेटा? 4 ग्राम। ठीक है ना? H2O में क्या है बेटा? हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16 ग्राम। अभी देखो आप क्या करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, यस और नो? कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मास कैसा होगा? फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो जो कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो यहां से मिलेगा, वो या तो CO2 में जो रेशियो होगा उसके सेम होगा, या इसका मल्टीपल होगा। चलो हम लोग पहले हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ 4 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा? 32 ग्राम। आपसे पूछे यहां से कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 12:32, दैट इज 3:8। ठीक है, CO2 से निकालिए बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, दैट इज ऑल्सो 12:32, दैट इज ऑल्सो 3:8। सेम आया कि नहीं आया बेटा? ये इन्होंने बोला है। समझ में आया क्या है? लो दोनों तरफ से रेशियो कैसा है? सेम। कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो जो इन दोनों कंपाउंड में जो रिएक्शन किया है उसका, और CO2 बनाने में जो रिएक्शन किया उसका, कैसा निकल के आएगा? सेम, या उसका मल्टीपल भी निकल के आ सकता है। इट इज क्लियर? ठीक है, चलिए तो बेटा हम लोग अभी 4 लॉ डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, तो मैं 2 लॉ डिस्कस करने वाला हूँ। उनमें से सबसे पहला लॉ क्या है? गे-लोजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या बोलते हैं बेटा? बहुत ही आसान सा लॉ है। किसका है? गैसियस वॉल्यूम का। गैसेस के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। ठीक है ना? इन्होंने क्या बोला था कि अगर 2 गैसेज आपस में रिएक्शन करके कोई नया गैस का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है बेटा? 2 गैस आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरा गैस का फॉर्मेशन करता है, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसा होता है बेटा? देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। व्हेन 2 or more gases react with one another, their volume bears a simple whole number ratio with one another and to the volume of the product। ठीक है ना? and to the volume of the product, अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो। मैं क्या बोला बेटा? अगर गैसेज आपस में रिएक्शन करेगा तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कैसा होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो होता है हमेशा। ठीक है ना? जैसे मान के चलो H2 गैस प्लस Cl2 गैस मिलके HCl गैस बनाता है। ठीक है ना? इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? 100 यूनिट ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 100 यूनिट ऑफ Cl2 टू फॉर्म 200 यूनिट। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया? 1:1:2। बट यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है? मैं लिख देता हूँ, दैट इज 1:1:2। ठीक है ना? नीचे वाले में बताइए। यहाँ लोग देखेंगे 100 यूनिट ऑफ N2 रिएक्टिंग विद 300 यूनिट ऑफ H2 टू फॉर्म 200 यूनिट ऑफ NH3। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है बेटा? दैट इज 1:3:2। सिंपल होल नंबर रेशियो है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट क्या है? अगर मैं बोला H2 प्लस O2 मिलके वाटर बनाता है, इसमें आप देखिए क्या रेशियो निकल के आता है बेटा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 200 ml ऑफ H2, 200 यूनिट ऑफ H2 कंबाइंस विद 100 यूनिट ऑफ O2 टू फॉर्म 200 यूनिट ऑफ वाटर। यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है बेटा? दैट इज ऑल्सो सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1:2। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? ही कुड नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने कुछ नहीं दिया इसके बारे में कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो ही क्यों है। अभी इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दूसरे तरीके से। चलिए नेक्स्ट लॉ क्या है? एवोगाड्रोस लॉ।
ये पॉइंट समझ में आया? इसको जो ऊपर मैंने लिखा है कौन सा गेल-लुजैक्स लॉ, इसको मैं वापस अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटा, उससे डरने का जरूरत नहीं है। पहले एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा लूँ, उस एवोगाड्रो लॉ के बेस पे ही मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एवोगाड्रोज लॉ। बेटा एवोगाड्रोज लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, equal volume of all gases contains equal number of molecules under the same condition of temperature and pressure। तो बोलते हैं equal volume of all gases contains equal number of molecules under the same condition of temperature and pressure। मतलब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कैसा बेटा? टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस। मान के चलो तुम्हारे पास में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है बेटा, क्लोरीन गैस है, CH4 गैस है। आप कोई भी गैस उठा लीजिए, इसका आपने कितना वॉल्यूम लिया है? V। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? N। तो इसके V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? सेम N। तो इसका V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? वो भी सेम N। इसका V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? वो भी N। इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो आप लोग क्या कर लेंगे बेटा? इन सबको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे आप लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? मोल्स। तो इनके अंदर मोल्स भी कैसा होगा? सेम ही होगा। समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ? अगर V वॉल्यूम में कितना मोल्स है? N। तो 2V वॉल्यूम में कितना मोल्स होगा बेटा? आप बोलेंगे 2N। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। आप लोग बोल सकते हैं V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। बेटा गैसेस के लिए जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो क्या होता है? वो मोल रेशियो होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा दैट इज एक्चुअली मोल का रेशियो। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? चलिए थोड़ा वापस चलते हैं ऊपर, किसकी तरफ? गेल-लुजैक्स लॉ की तरफ। इन्होंने क्या बोला? जब गैसेस कंबाइन करेगा तो उनका वॉल्यूम का रेशियो इज ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वॉल्यूम। जब गैसेज कंबाइन करता है, गैसेज रिएक्शन करता है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो कैसा होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो। चलिए, और एवोगाड्रो लॉ क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम का रेशियो इज नथिंग बट मोल्स रेशियो। जो हम लोग वॉल्यूम का रेशियो की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं है बेटा, वो तो मोल का ही रेशियो है। तो नारा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो उसको थोड़ा प्रूफ करते हैं इधर से। आपने एक रिएक्शन लिखा H2 प्लस Cl2 गिविंग HCl। बैलेंस कीजिए बेटा, क्या होगा? H2 प्लस Cl2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ HCl। मोल का रेशियो कितना आ रहा है? 1:2। क्या मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम नहीं है बेटा? क्या मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम आ रहा है? 100% सेम आ रहा है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं बेटा, N2 प्लस H2 गिविंग NH3। बैलेंस कीजिए, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। What is the ratio of volume? What is the ratio of mole? That is 1:3:2। आप देख रहे हैं मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो कैसा आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि जो गेल-लुजैक्स ने बोला है दैट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि जो गैसेज होते हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर का अगर कंडीशन सेम है तो जो वॉल्यूम का रेशियो होता है दैट इज नथिंग बट मोल्स रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? एक और रिएक्शन आप लोगों के सामने है, H2 प्लस O2 गिविंग वाटर। तो H2 प्लस O2 गिविंग वाटर में क्या होगा? 2H2 प्लस O2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्या आएगा बेटा? मोल्स का रेशियो 2:1:2। जो मोल्स का रेशियो आ रहा है वही किसका रेशियो भी है बेटा? वही वॉल्यूम का रेशियो भी है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को बेटा आप लोग अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलें केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बेटा इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।